दुनिया की आबादी का लगभग 7% हिस्सा, बस 7%, और उनके पास ना दुनिया के 85% संसाधनों पर कब्जा है। ये सच में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो रोजाना लगभग 34,000 बच्चे सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये सब खराब राजनीति, भ्रष्टाचार या शायद संसाधनों की कमी का नतीजा है। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस भयानक असमानता की असली वजह वो पैसे हैं जो इस वक्त आपकी जेब में रखे हैं? हमारे आज के इस विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। ये सुनना शुरुआत में अजीब लग सकता है, मतलब पैसे कैसे वजह हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो हमने हर तरह की व्यवस्था आजमा कर देख ली है, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म से लेकर आज के दौर के आधुनिक पूंजीवाद तक। हाँ, हर तरह का सिस्टम तो हम देख ही चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन सच्चाई यही है कि हर ढांचा इन बुनियादी समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरह विफल रहा है। और इसका कारण ये है कि हम गलत जगह बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। और यही वजह है कि आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य विषय इतना जरूरी है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं वो बैंकों का मायाजाल नामक एक बेहद ही विचारोत्तेजक पुस्तक है। हाँ, इस किताब में कुल 60 प्रकरण हैं जो इतिहास से लेकर आज की अर्थव्यवस्था तक फैले हुए हैं। सही कहा। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे दुनिया की तमाम समस्याओं की जड़ हमारी वर्तमान मुद्रा व्यवस्था यानी जो हमारा करेंसी सिस्टम है उसमें छिपी है। हम जानेंगे कि दुनिया पर असल में शासन किसका है और कैसे जिसे हम कर्ज कहते हैं ना, वो असल में आधुनिक युग की एक अदृश्य जंजीर बन चुका है। देखिए, इस किताब की शुरुआत ही बहुत गहरे सवाल से होती है। किसकी दुनिया, किसका शासन, किसका पैसा? अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो सबसे पहला भ्रम जो ये पुस्तक तोड़ती है वो हमारी आज़ादी का है। अच्छा। हाँ, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है ना कि हम आज़ाद हैं, लोकतांत्रिक देशों में रहते हैं। लेकिन लेखक का तर्क है कि हम कभी अंग्रेजों या शासकों से आज़ाद हुए ही नहीं, बस हम पर शासन करने के तरीके बदल गए हैं। एक मिनट, मतलब आप कह रहे हैं कि हम आज भी गुलाम हैं? ये तो बहुत बड़ा और कुछ हद तक अतिशयोक्ति भरा दावा लगता है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि हम अपनी मर्जी से नौकरी करते हैं, अपनी मर्जी से खर्च करते हैं, फिर गुलामी कैसी? यहीं पर असली मायाजाल है। इसे समझने के लिए हमें 1862 के एक ऐतिहासिक संदर्भ को देखना होगा। उस समय ब्रिटिश बैंकिंग द्वारा अमेरिकी बैंकर्स को एक बाकायदा लिखित सुझाव दिया गया था। उसमें क्या था? उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दास प्रथा या शारीरिक गुलामी अब बहुत महंगी और झंझट वाली हो गई है। महंगी कैसे? गुलामों को तो पैसे नहीं देने पड़ते थे ना? हाँ, लेकिन मालिक को उनके रहने, खाने और बीमार पड़ने पर उनके इलाज की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। तो उस दस्तावेज में आगे कहा गया कि इसके बजाय एक नया तरीका अपनाओ। पूंजी द्वारा लोगों की आमदनी नियंत्रित करके उनको नियंत्रित किया जा सकता है। ओहो, मतलब आपको किसी को बेड़ियों में बांधने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस उसके पैसे और उसकी आमदनी के स्रोत को नियंत्रित कर लो जी। वो खुद अपने लिए खाना और घर ढूंढेगा, लेकिन पूरी उम्र आपकी दी हुई व्यवस्था के अंदर पिसता रहेगा और उसे इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि वो गुलाम है। बहुत सटीक बात कही आपने। और इसी अदृश्य गुलामी को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता का एक पिरामिड काम कर रहा है। हमें लगता है कि हम सबसे ऊपर हैं क्योंकि हम वोट देते हैं, लेकिन इस पिरामिड में सबसे नीचे आम जनता है जो निरंतर अभाव और संघर्ष में जी रही है। तो चलिए इस पिरामिड को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर आम जनता सबसे नीचे है तो हमारे ठीक ऊपर कौन है? तुम्हारे ऊपर हैं सरकारें, पुलिस, न्यायालय, मीडिया और हमारी शिक्षा व्यवस्था। हाँ, हमें लगता है कि ये संस्थाएं ही सर्वोच्च हैं। हाँ, आमतौर पे तो हम यही मानते हैं। लेकिन पिरामिड में इनके ठीक ऊपर आती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। आज के समय में ये कंपनियां इतनी विशाल हैं कि वे अक्सर सरकारों की नीतियां तय करती हैं। तो क्या ये कंपनियां दुनिया चला रही हैं? नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं होती। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर आते हैं दुनिया के केंद्रीय बैंक जो पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं। बाप रे। और इस पिरामिड के बिल्कुल शीर्ष पर सबसे ऊपर बैठे हैं विश्व के शासक। पुस्तक के अनुसार ये 13 विशिष्ट परिवार हैं जो दुनिया की पूरी वित्तीय व्यवस्था को पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लीजिए किसी मरीज को तेज बुखार हो और हम बार बार उसे ठंडी पट्टियां रख रहे हैं।
हम सोचते हैं कि सरकारें बदल देना या कोई नया कानून ले आना उस बुखार का इलाज है। सही कह रही हैं। लेकिन शरीर के अंदर जो असली इन्फेक्शन फैला हुआ है, यानी हमारी जो वित्तीय प्रणाली की बुनियादी खामियां हैं, उसे हम पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत ही शानदार रूपक है ये। जब तक वो वित्तीय इन्फेक्शन दूर नहीं होगा ना, पिरामिड की संरचना ये सुनिश्चित करती रहेगी कि नीतियां कभी भी आम जनता के फायदे के लिए ना बने। लेकिन यहाँ एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अगर ये तेरा परिवार या शासक सबसे ऊपर है, तो इनके पास इतनी असीमित ताकत आती कहाँ से है? मतलब क्या इनके पास दुनिया का सारा सोना है या खजाना है? ये ताकत आ कहाँ से रही है? ये सवाल हमें इस पूरी चर्चा के सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ ले जाता है। ताकत किसी खजाने से नहीं, बल्कि पैसे बनाने की प्रक्रिया से आती है। क्या आपने कभी अपनी जेब में रखे नोटों को ध्यान से देखा है? हाँ, जाहिर है, रोज ही देखते हैं। तो भारत का उदाहरण लें तो 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है। उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट वो तो रिजर्व बैंक जारी करता है। बिल्कुल। और अगर आप उन पर लिखी इबारत पढ़ें तो वहां साफ लिखा होता है, मैं धारक को मान लीजिए 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। हाँ, और नीचे रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसका सीधा सा कानूनी मतलब ये है कि वो 100 रुपए का नोट अपने आप में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। वो केवल एक प्रॉमिसरी नोट या वचन पत्र है। मतलब एक तरह की रसीद। हाँ, ये एक रसीद है, एक कर्ज का कागज है। और इस कागजी पैसे के पीछे की जो कहानी है, वो हमें फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के इतिहास में ले जाती है। मैंने स्रोत सामग्री में सुनारों वाली कहानी पढ़ी थी। वो बहुत ही दिलचस्प लगी मुझे। कैसे उन लोगों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव ही बदल दी। इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए ना। जरूर। ऐतिहासिक रूप से जब लोग व्यापार करते थे ना, तो वो सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि तब कागज के नोट तो होते नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन भारी सोना साथ लेके चलना सुरक्षित नहीं था। हमेशा लूट का डर रहता था। इसलिए लोगों ने अपना सोना उन सुनारों के पास सुरक्षित रखना शुरू कर दिया, जिनके पास बड़ी बड़ी तिजोरियां होती थीं। अच्छा। बदले में सुनार उन्हें एक कागज की रसीद दे देते थे कि भाई आपका इतना सोना हमारे पास जमा है। ठीक है, ये तो बहुत तार्किक लगता है। फिर लोग बाजार में असली सोने की जगह उन रसीदों का ही लेन देन करने लगे होंगे, क्योंकि कागज ले जाना आसान था। बिल्कुल। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। सुनारों ने एक बहुत ही चालाकी भरा पैटर्न देखा। उन्होंने गौर किया कि लोग अपना सोना वापस लेने कभी भी एक साथ नहीं आते। अच्छा। हाँ, औसतन केवल 10% लोग ही किसी एक समय में अपना असली सोना वापस मांगने आते थे। बाकी 90% सोना सुनार की तिजोरी में ही पड़ा रहता था। ओहो, मुझे समझ आ रहा है कि ये कहाँ जा रहा है। बात करें। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उन नकली रसीदों पर ब्याज वसूला जाए। उनके पास असली सोना सिर्फ 10% था, लेकिन उन्होंने बाजार में रसीदें 100% की बांट दी। रुको, जरा सोचिए। अगर कोई आम इंसान ऐसा करे, मान लीजिए मेरे पास 1 किलो सोना और मैं 10 किलो सोने की रसीदें छापकर लोगों को बांट दूं, तो मुझे तो तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। इसे तो सीधा सीधा जालसाजी या फ्रॉड कहा जाएगा। यही तो बात है। आम इंसान करे तो फ्रॉड है, लेकिन जब बैंक यही काम एक बड़े स्तर पर करते हैं तो उसे एक भारी भरकम शब्द दे दिया जाता है, आर्थिक नीति या फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। लेकिन ये तो इतिहास की बात हुई ना। आज तो हमारे पास कंप्यूटर्स है, डिजिटल सिस्टम है। आज ऐसा थोड़ी होता होगा कि बैंक हवा से पैसा बना रहे हैं। आज तो अगर मैं बैंक में अपना पैसा जमा करती हूँ, तो बैंक वही पैसा किसी और को लोन में देता है ना। यही तो हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। पुस्तक में शिकागो फेडरल रिजर्व के एक आधिकारिक दस्तावेज का हवाला दिया गया है, जिसका नाम है मॉडर्न मनी मैकेनिक्स। ये दस्तावेज साफ साफ कबूल करता है कि बैंक वास्तव में लोगों द्वारा जमा किए गए पैसे को आगे कर्ज के रूप में नहीं देते हैं। क्या? तो फिर वो कर्ज देते कहाँ से? ये दस्तावेज कहता है कि जब बैंक किसी को कर्ज देते हैं तो वे कोई पुराना रखा हुआ पैसा नहीं देते। वे बस कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाते हैं और एक एंट्री कर देते हैं। वे शून्य से, बिल्कुल हवा से नया पैसा बना देते हैं। बाप रे। आप बैंक को अपना घर या संपत्ति गिरवी रखकर एक वचन पत्र देते हैं और बदले में बैंक आपके खाते में नए अंक यानी डिजिट टाइप कर देता है। बस नया पैसा पैदा हो गया। दिमाग चकरा देने वाली बात है ये। मतलब बैंक मूल रूप से हवा से पैसा बना रहे हैं और उस हवा पर हमसे असली पसीने की कमाई का ब्याज वसूल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और यहां से हम इस पूरी व्यवस्था के सबसे खतरनाक हिस्से में प्रवेश करते हैं, ब्याज का भ्रम और कर्ज का जाल। इस ब्याज के भ्रम को थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर बैंक नया पैसा बना भी रहे हैं, तो इसमें इतनी बड़ी समस्या क्या है? बाजार में पैसा आ रहा है, लोग खर्च कर रहे हैं,
समस्या ये है कि जब बैंक हवा से पैसा बनाते हैं और कर्ज देते हैं तो वे सिर्फ मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट बनाते हैं। ब्याज का पैसा कभी सिस्टम में बनाया ही नहीं जाता। मुझे एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए कि दुनिया में कोई पैसा नहीं है, सिर्फ एक बैंक है। 10 लोग उस बैंक के पास जाते हैं और हर व्यक्ति 100 रुपए का कर्ज लेता है। बैंक ने कंप्यूटर में एंट्री की और 1000 रुपए दुनिया की अर्थव्यवस्था में आ गए। ठीक है, कुल पैसा हो गया 1000 रुपए। अब बैंक कहता है कि हमें इस पर 6% ब्याज चाहिए, यानी 1 साल बाद आपको 1060 रुपए वापस करने हैं। एक सेकंड, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में टोटल पैसा ही 1000 रुपए है, तो वो ऊपर के 60 रुपए कहाँ से आएंगे? वे तो बैंक ने कभी बनाए ही नहीं, वे तो दुनिया में मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल, यही वो गणितीय पहेली है जो दुनिया को चला रही है। चूंकि सिस्टम में ब्याज चुकाने के लिए पैसा मौजूद ही नहीं है, इसलिए सभी लोग अपना कर्ज कभी चुका ही नहीं सकते। ब्याज चुकाने के लिए लोगों को या सरकारों को बैंक से नया कर्ज लेना ही पड़ता है। और नया कर्ज चुकाने के लिए फिर नया कर्ज। ये तो बचपन के उस म्यूजिकल चेयर्स के खेल की तरह हो गया। कैसे? आप जानते हैं ना, म्यूजिकल चेयर्स में जितने लोग खेल रहे होते हैं, कुर्सियां हमेशा उससे एक कम होती हैं। जब तक संगीत बज रहा है सब दौड़ रहे हैं, सब खुश हैं। लेकिन जैसे ही संगीत रुकता है तो किसी ना किसी का बाहर होना, किसी ना किसी का गिरना तय है। बहुत सही तुलना है। हमारी अर्थव्यवस्था में ये संगीत है, नया कर्ज मिलना। जब तक नया कर्ज मिल रहा है सिस्टम चल रहा है, लेकिन गणित के हिसाब से किसी ना किसी का दिवालिया होना तो तय है ना। 100% तय है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये सिस्टम का डिजाइन है। जब ये दिवालियापन बड़े पैमाने पर होता है तो उसे मंदी या डिप्रेशन कहा जाता है। अच्छा, जिसे हम आर्थिक मंदी कहते हैं। हाँ, हमें अक्सर लगता है कि मंदी कोई प्राकृतिक आपदा है, जैसे शेयर बाजार अचानक गिर गया हो। लेकिन सच ये है कि जब केंद्रीय बैंक बाजार में पैसे की आपूर्ति जानबूझकर कम कर देते हैं, नया कर्ज देना कम कर देते हैं या ब्याज दरें बढ़ा देते हैं, तो मंदी आती है। यानी संगीत रुक जाता है। हाँ, और तब क्या होता है? लोग अपना कर्ज नहीं चुका पाते और बैंक उनकी असली संपत्तियों, उनके घर, उनकी जमीन, उनकी फैक्ट्रियों को कौड़ियों के भाव जब्त कर लेते हैं। सोचिए, उन्होंने हवा से कागज या डिजिटल अंक बनाए और बदले में आपकी असली मेहनत की संपत्ति ले ली। ये तो दिन दहाड़े डकैती है। क्या किसी ने कभी इस पूरी धोखाधड़ी को अदालत में चुनौती नहीं दी? कोई तो समझदार इंसान रहा होगा जिसने इसे पकड़ा हो। दी गई है। पुस्तक में 1967 के अमेरिका के एक व्यक्ति जेरोम डेली का बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने रखा गया है। क्या हुआ था उसमें? जेरोम डेली ने बैंक को अपना होम लोन चुकाने से साफ मना कर दिया। उसका तर्क था कि बैंक ने उसे कर्ज देते समय कोई असली पैसा या संपत्ति दी ही नहीं थी। बैंक ने सिर्फ हवा से खाते में एंट्री की थी, इसलिए कानूनी तौर पर कोई असली लेनदेन हुआ ही नहीं। तो बैंक ने क्या कहा? अदालत में तो उन्हें साबित करना पड़ा होगा। सबसे मजेदार और खौफनाक बात यही है कि अदालत में बैंक के अध्यक्ष को गवाही देने बुलाया गया और जिरह के दौरान उस अध्यक्ष ने खुद ये बात मान ली कि हाँ, उन्होंने कर्ज देते समय कोई असली पैसा नहीं दिया था, बल्कि सिर्फ अकाउंट में एंट्री की थी और पैसा शून्य से पैदा किया गया था। वाह! तो फिर जज ने क्या फैसला सुनाया? उस मामले के न्यायाधीश थे मार्टिन मोहोने। उन्होंने डेली के तर्कों को सही पाया और इसे बैंकिंग प्रणाली की धोखाधड़ी माना। उन्होंने फैसला सुनाया कि चूंकि बैंक ने कोई असली मूल्यवान वस्तु दी ही नहीं थी, इसलिए उसे डेली का घर जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है। डेली केस जीत गया। ये तो एक ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए थी। इससे तो पूरा बैंकिंग सिस्टम ही ढह जाता। बिल्कुल, अगर ये फैसला एक नजीर बन जाता तो कोई भी बैंक का कर्ज नहीं चुकाता। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी पड़ी। लगभग 6 महीने के भीतर ही उन न्यायाधीश मार्टिन महोने की रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हो गई। बाप ले! हाँ, उन्हें जहर दिया गया था। इससे साफ पता चलता है कि इस व्यवस्था को बचाए रखने के लिए कितनी बड़ी और खतरनाक ताकतें काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है। ये जो पूरी व्यवस्था है, जहाँ हवा से पैसा बनाकर देशों को कर्ज के जाल में फंसाया जाता है, ये शुरू कहाँ से हुआ? इसका ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, इस आधुनिक जाल की असल शुरुआत होती है 1694 में, जब बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। इसे दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों की मां कहा जाता है। उस समय ब्रिटिश सरकार को युद्ध लड़ने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो कुछ निजी बैंकरों ने सरकार को प्रस्ताव दिया कि आप हमें पैसे छापने का एकाधिकार यानी मोनोपोली दे दे। मतलब एक निजी संस्था देश का पैसा छापेगी। हाँ, और वे सरकार को वही पैसा कर्ज पर देंगे।
और सरकार उस कर्ज का ब्याज कैसे चुकाएगी? आम जनता पर टैक्स लगाकर। ये वो मॉडल था जिसने बैंकिंग परिवारों को सरकारों से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। और यहीं से रॉथस्टाइल्ड परिवार का उदय होता है। 1815 में वाटरलू के युद्ध का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मैंने इसके बारे में सुना है। नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच युद्ध हो रहा था, लेकिन एक बैंकर ने इस युद्ध से फायदा कैसे उठाया? नेथन रॉथस्चाइल्ड के पास जासूसों और संदेशवाहक कबूतरों का एक बहुत तेज नेटवर्क था। उसे युद्ध का परिणाम लंदन में किसी भी सरकारी अधिकारी से एक दिन पहले ही पता चल गया था। उसे पता था कि इंग्लैंड जीत गया है। तो उसने इस जानकारी का क्या किया? वह तुरंत लंदन के शेयर बाजार गया। उसने बहुत उदास चेहरा बनाया और अपने शेयर तेजी से बेचने लगा। बाजार में बैठे बाकी निवेशकों ने जब उसे शेयर बेचते देखा तो उन्हें लगा कि रॉथस्टाइल्ड को खबर मिल गई है और इंग्लैंड युद्ध हार गया है। ओह, बाजार में तो भयानक अफरा तफरी मच गई होगी। बिल्कुल, सबने अपने शेयर कौड़ियों के भाव बेचने शुरू कर दिए। बाजार पूरी तरह क्रैश हो गया। और तब रॉथस्चाइल्ड ने क्या किया? तब उसके गुर्गों ने चुपचाप वो सारे शेयर बेहद कम कीमत पर खरीद लिए। अगले दिन जब असली सरकारी खबर आई कि इंग्लैंड जीत गया है तो शेयरों के दाम आसमान छूने लगे। क्या बात है! लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि उसने सिर्फ शेयर नहीं खरीदे थे, उसने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का नियंत्रण खरीद लिया था। इस एक दिन की हेराफेरी से वो पूरे बैंक ऑफ इंग्लैंड का मुख्य नियंत्रक बन बैठा। और जो बैंक ऑफ इंग्लैंड को कंट्रोल करता है वो सरकार के पैसों को कंट्रोल करता है, और जो सरकार के पैसों को कंट्रोल करता है वो पूरे देश को चलाता है। बिल्कुल। इसके बाद इसी सफल मॉडल को पूरी दुनिया में फैलाया गया। 1913 में अमेरिका में फेडरल रिजर्व बना। नाम में फेडरल है, लेकिन ये एक प्राइवेट संस्था है जो पूरे अमेरिका की मुद्रा को नियंत्रित करती है। और किताब बताती है कि उसके कुछ ही सालों बाद 1929 की भीषण महामंदी आई, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। उसने लाखों अमेरिकियों को बर्बाद कर दिया और उनकी जमीनें इन्हीं बैंकों के पास चली गई। आज के दौर में भी तो यही हो रहा है ना। देशों को गुलाम बनाने के लिए अब सेना की जरूरत नहीं है, कर्ज की जरूरत है। मुझे कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन किताब की याद आ रही है, जिसका जिक्र हमारी स्रोत सामग्री में भी है। हाँ, जॉन पर्किंस का वो काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये इकोनॉमिक हिटमैन विकासशील देशों के पास जाते हैं और उनके नेताओं को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भारी भरकम कर्ज लेने के लिए राजी करते हैं। और गणित के उसी नियम के कारण वो देश कभी कर्ज चुका नहीं पाते। सही कहा। और जब वे कर्ज नहीं चुका पाते तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उन देशों की नीतियों पर कब्जा कर लेती हैं। उनके संसाधन, तेल कुएं, सब इन वैश्विक ताकतों के नियंत्रण में आ जाते हैं। भारत की कहानी भी इससे अलग नहीं है। किताब के आंकड़े बताते हैं कि सन 1700 के आसपास भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कुल जीडीपी का 24.4% थी। हम सच में सोने की चिड़िया थे, लेकिन अंग्रेजों ने उस संपत्ति को पूरी तरह से लूटा। और विडंबना ये है कि 1947 में जब हमें राजनीतिक आज़ादी मिली, तब भी हमने आर्थिक ढांचा वही रखा। भारत का रिजर्व बैंक भी उसी वैश्विक केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा है, जिसे अंग्रेजों ने हमें कर्ज के जाल में फंसाए रखने के लिए 1934 में स्थापित किया था। मतलब हम राजनीतिक रूप से आजाद हुए, लेकिन आर्थिक नीतियां आज भी उसी कर्ज आधारित मॉडल पर चल रही हैं। बिल्कुल। ये बहुत ही गहरी बात है, और यहाँ श्रोताओं को ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम किसी राजनीतिक पक्ष या विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि स्रोत सामग्री में इन घटनाओं का विश्लेषण कैसे किया गया है, क्योंकि लेखक सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं रहते, वे हमारे आज के आसपास घट रही घटनाओं को भी इसी वैश्विक नजरिए से देखते हैं। जैसे काले धन के खिलाफ बाबा रामदेव का जो बड़ा आंदोलन हुआ था, उसे भी लेखक एक अलग चश्मे से विश्लेषित करते हैं। हाँ, लेखक का मानना है कि उस आंदोलन में पहली बार बड़े मंच से वैश्विक व्यवस्था और रोथस्चाइल्ड, रॉकेफेलर जैसे बैंकिंग परिवारों का नाम भारत की जनता के सामने आया था। लेखक का तर्क है कि ऐसे आंदोलनों को जब अचानक से दबा दिया जाता है या उनकी दिशा मोड़ दी जाती है, तो उसके पीछे भी इन्हीं वैश्विक ताकतों का दबाव होता है, जो नहीं चाहती कि आम जनता इस मायाजाल को समझे। और इतना ही नहीं, 2016 की नोटबंदी को लेकर भी किताब का नजरिया आम राजनीतिक बहसों से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर हम इसे भ्रष्टाचार या काले धन के खिलाफ एक कदम के रूप में देखते हैं, लेकिन लेखक इसे वैश्विक बैंकिंग नियंत्रण के एक बड़े कदम के रूप में देखते हैं। किताब के अनुसार कागजी मुद्रा को खत्म करके पूरी दुनिया को एक कैशलेस या डिजिटल पेमेंट सिस्टम की ओर धकेलना एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है, ताकि आम इंसान के हर एक लेन देन पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा सके। बिल्कुल।
लेखक का मानना है कि कैश का खत्म होना हमारी आज़ादी का खत्म होना है। अगर आपके पास कैश है तो आप अपनी मर्जी से लेन देन कर सकते हैं, लेकिन अगर सारा पैसा सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नंबर बन जाए तो किसी भी दिन किसी भी बहाने से आपका खाता एक क्लिक में फ्रीज किया जा सकता है। आप पल भर में सड़क पर आ सकते हैं। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। अगर ये सब इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, अगर दुनिया की पूरी आबादी को कर्ज के जाल में फंसाकर लूटा जा रहा है, तो आम इंसान इससे अनजान क्यों है? लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? इसका जवाब है हमारी मानसिक गुलामी। याद है हमने शुरुआत में सत्ता के उस पिरामिड की बात की थी। उस पिरामिड में मीडिया, शिक्षा व्यवस्था, फिल्म और सोशल मीडिया का बहुत ही चतुराई से उपयोग किया जाता है। जनमानस को नियंत्रित करने के लिए उन्हें लगातार भटका कर रखा जाता है। मतलब हमें जानबूझकर उलझाकर रखा गया है ताकि हम कभी सही सवाल ना पूछें। बिल्कुल। आपको क्रिकेट के स्कोर, बॉलीवुड के गॉसिप्स, रियलिटी शो या न्यूज़ चैनलों पर चल रही अंतहीन बहसों में इतना उलझा दिया जाता है कि आपके पास ये सोचने का समय ही नहीं बचता कि असल में आपके पैसे का मूल्य रोज-रोज क्यों गिर रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है। ये तो वो बात हो गई कि जब घर में आग लगी हो तो घर वालों को एक रंगीन टीवी पकड़ा दो ताकि वे स्क्रीन देखने में मग्न रहें और उन्हें जलने की गंध ही ना आए। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इन सबके पीछे इनका परम उद्देश्य क्या है? ये सिर्फ थोड़ा सा मुनाफा कमाने की बात नहीं है। जेम्स वॉरबर्ग, जो एक बहुत बड़े और प्रभावशाली बैंकिंग परिवार के सदस्य थे, उनका एक प्रसिद्ध उद्धरण है, तुम इसे पसंद करो या नहीं, एक विश्व सरकार बनेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि ये सरकार विजय से बनेगी या लोगों की सहमति के द्वारा। एक विश्व सरकार मतलब कोई अलग-अलग देश नहीं, कोई अलग सरकारें नहीं। हाँ, और डेविड रॉकफेलर का वो बयान भी उतना ही खौफनाक है, जहां उन्होंने कहा था, हमें चाहिए बस एक सही विशाल संकट और सभी देश विश्व की नई व्यवस्था स्वीकार कर लेंगे। उनका अंतिम लक्ष्य पूरी मानवता पर एक पूर्ण एकाधिकार स्थापित करना है। बाप रे, ये सारी जानकारी वाकई बहुत भारी है। मैं सच कहूं तो इसे पचाना आसान नहीं है। एक पल के लिए ये सब बहुत ही डरावना और निराशाजनक लग सकता है कि हम एक ऐसे मायाजाल में फंसे हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी 60 प्रकरणों की पुस्तक का अंत निराशाजनक नहीं है, बल्कि ये अत्यंत सकारात्मक और प्रेरक है। वो कैसे? इतनी भयानक व्यवस्था जानने के बाद सकारात्मकता कहाँ से आती है? देखिए, लेखक का मानना है कि इस पूरे मायाजाल को समझना ही इसे तोड़ने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उनकी बंदूकें, तोपें या बैंक नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है हमारी अज्ञानता। वे सिर्फ इसलिए शक्तिशाली हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि खेल क्या चल रहा है। मतलब जिस दिन देश के युवा और आम जन इस मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाएंगे, जिस दिन वे समझ जाएंगे कि ये पैसा सिर्फ एक भ्रम है जो कर्ज से पैदा होता है, उस दिन ये मायाजाल अपने आप टूटने लगेगा। बिल्कुल, ज्ञान ही शक्ति है। जब आप जान जाते हैं कि आप एक मानसिक जेल में हैं, तभी आप बाहर निकलने की योजना बना सकते हैं। जब तक व्यवस्था परिवर्तन की ये समझ आम जनता तक नहीं पहुंचेगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जब ये समझ आ जाएगी, तभी सही अर्थों में एक स्वतंत्र, समृद्ध और संतुलित भविष्य का निर्माण हो सकेगा। क्या बात है! बहुत ही गहरी और आंखें खोल देने वाली चर्चा रही। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं समेटते हैं। लेकिन जाने से पहले हम आपको एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं जो आज की पूरी चर्चा को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। जरा सोचिए, अगर आज जो पैसा हमारी जेब में है वो केवल एक कागज का टुकड़ा है या कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकता हुआ महज एक नंबर है और उसका सारा वजूद, उसकी सारी ताकत केवल हमारे और आपके विश्वास पर टिकी है। बिल्कुल। तो जिस दिन पूरी मानवता इस कृत्रिम कर्ज के सिस्टम से अपना ये विश्वास वापस ले लेगी, उस दिन इन कथित विश्व शासकों की असली ताकत क्या रह जाएगी? सोचिएगा जरूर, ज्ञान हासिल करते रहिए और सवाल पूछते रहिए।